हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब, हर दर्द की दवा है इस जमाने में साहब। बस किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं, बस किसी के पास कीमत नहीं तो किसी के पास किस्मत नहीं। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका राहुल सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज बिना समय गंवाए हम आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक थोड़ी सी लेंदी है। और आज की टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों कि प्रथम बोर्ड पर लिखा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। यानी आज की पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक का व्यंजक निर्मित करेंगे, या कह लीजिए समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। तो जान गए भाई का निकालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। परिभाषा हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के आप देख लीजिएगा परिभाषा। आइए बिना समय गंवाए तुरंत स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्या करना है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का निगमन करना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या कह सकते हैं इसके लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखो भाई, मान लियो कि ए आर अभिकारक है और यह पी प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी आर रिएक्टेंट अंडरगो चेंज इनटू प्रोडक्ट, आर रिएक्टेंट undergo change into products. Suppose a general reaction or consider a general reaction in which R reactants changes into products. यानी मान लीजिए भाई कि R एक अभिकारक है, उत्पाद बना रहा है। अब R जब अभिकारक उत्पाद बनाएगा तो अब इसकी दर लिखेंगे जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किए थे, सेम प्रोसेस वही होगी। उस वीडियो को इसलिए कह रहा हूं कि पिछली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसके लिए जब दर लिखते हैं भाई, तो दर लिखने के लिए डी और माइनस, क्योंकि अभिकारक के पद में लिख रहे हैं तो माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर, डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ये दर का फार्मूला बराबर आप जानते हैं भाई के इंटू एक्टिव मास ऑफ आर पावर n होता है, जहां n अभिक्रिया की कोटि है। और इस समीकरण को अवकलित वेग समीकरण कहते हैं क्योंकि d है। तो हमने लिखा माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, पीछे जैसे लिखा था, बराबर के इंटू एक्टिव मास ऑफ आर की पावर n। अब आप जानते हैं कि यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है भाई, तो जब अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी तो n का मान 1 होगा, n का मान 1, यानी अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो एक पावर आप लिख लीजिए प्रथम कोटि के लिए r के पावर 1, r के पावर 1, क्योंकि अभिक्रिया किस कोटि की है? प्रथम कोटि की है। बात समझ में आ गई? यहाँ के लिखिए, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसलिए इसके वेग स्थिरांक को आप k1 से भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आई? ये कैसे लिखा गया? अब देखो, कुछ ना ही करना है भाई, एक्टिव मास ऑफ आर को इधर कर लीजिए, इस एक पावर को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक पावर छुपी रहती है। तो इसको अब लिख सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर बटे एक्टिव मास ऑफ आर इक्वल, क्या लिख देंगे भाई? K1 इंटू डी टी। बात समझ में आई? अब इस माइनस को भी उधर भेज दीजिए तो बचेगा डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वल माइनस K1 इंटू डी टी। मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ K1 जो है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। क्या है भाई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। ऐसा आप पीछे हम किए थे, आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो अब इस समीकरण 1 का समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ K1
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक है। चलो अब यहां आ जाइए, क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 का समाकलन, तो लिख दियो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे तो दोनों पक्षों का करेंगे, यानी बाएं पक्ष का भी और दाएं पक्ष का, तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों ओर का समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए करते हैं समाकलन भाई, यहां थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं इसकी इधर, ठीक है। अब देखो भाई लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन एक्टिव मास ऑफ आर, ठीक है, इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस K1 इंटू dt। अब आप जानते हो कि समाकलन में लिमिट लगती है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ लोअर लिमिट निम्न सीमा, अपर लिमिट उच्च सीमा, लोअर लिमिट निम्न सीमा, अपर लिमिट उच्च सीमा। चलो भाई अब थोड़ी सी बात आपसे करनी है कि यह कैसे लिमिट लगाओगे, तो इस अभिक्रिया में देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं भाई, अगर t बराबर 0 होता है, यानी t बराबर 0 वह समय जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती है, तो आप लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ r बराबर r0, ये मानते हैं, पीछे भी माने थे। और t समय पर, यानी जब समय t के बराबर होता है, तो आप एक्टिव मास ऑफ r बराबर लिख देते हैं RT, क्या लिख देते हैं भाई, RT लिखते हैं, यानी t बराबर 0 जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती है, तो जो R की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है उसको R0 या R0 कह लीजिए, और t समय जब t के बराबर होता है तो यह एक्टिव मास ऑफ R RT के बराबर हो जाता है, यानी R0 से सांद्रता कहाँ जा रही है, RT पर, तो R0 लोअर लिमिट और RT इसकी अपर लिमिट, RT हो गई इसकी अपर लिमिट। समय 0 से t हो रहा है तो इसको लिख लीजिए 0 से t, बात समझ में आई, यानी 0 समय पर सांद्रता R0, t समय पर सांद्रता RT, R0 से RT हो रहा है और 0 से t हो रहा है, बात समझ गए होंगे। चलिए अब समाकलन की कुछ बातें आप याद रखिएगा, और वह याद ये रखना है, यहां लिख देते हैं कुछ फार्मूला कि dx, जो समाकलन dx बाई x का होता है वह ln x होता है, ln x। अब सोचोगे ई कहां से एक नया जानवर पाल दिए, ln x, तो परेशान होने की बात नहीं है, ना ही परेशान होना है भाई, मैं बताता हूं। ln x क्या है, dx बाई x का समाकलन ln x, और ये जो ln x है वह log बेस e, या ऐसे लिख लीजिए log का बेस e होता है x, तो इसी को लिखते हैं ln x, और अगर log का बेस 10 होता है तो इसको कहते हैं सिंपल log x, यानी log के दो बेस e और 10, log बेस e x को कहते हैं ln x, और log बेस 10 x को कहते हैं सिंपल x, यानी बेस e रहेगा
तो उसको ln लिख देते हैं। बात समझ गए होंगे। मैथ वाले इस बात को जानते हैं, बायो वालों की थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे समझते चलिए। dx बटे x का समाकलन ln x क्या, log बेस e x को कहते हैं ln x। अगर 10 बेस रहता है तो log x, दो बेस होते हैं e और 10, e को ln और 10 को सिंपल log। क्लियर। आइए, तो यहाँ उसी टाइप का दिख रहा है dx बाई x, यानी x की जगह एक्टिव मास ऑफ r है। और एक बात और जानिए, लिमिट उसकी लगती है जो d के साथ होता है। तो r के एक्टिव मास r के साथ d था तो यहाँ r की लिमिट लगी, d के साथ t था तो यहाँ t की लिमिट लगी समय की। चलिए भाई, अब इसका जो फार्मूला हमने कहा इस हिसाब से dx बाई x ln x, यहाँ x के प्लेस पे एक्टिव मास ऑफ r है तो हो जाएगा ln एक्टिव मास ऑफ r, और डिब्बे में लिखे लिमिट कहाँ से, r0 से rt। बोलो क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट समाकलन से बाहर आ जाता है, -k1 होगा। t का समाकलन करेंगे तो आप फार्मूला जानते हैं, dx का x, dy का y और dz का z होता है। उस हिसाब से dt का समाकलन t हो जाएगा, ऐसा हम पिछले लेक्चर में बताए थे। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के t तक। बात समझ गए, 0 से लेकर के t तक। ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, dx का समाकलन x, dy का समाकलन y और dz का समाकलन dz का z। उस हिसाब से dt का समाकलन हो जाएगा t और 0 से t। अब अपन जानते हैं भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। चलो लिखते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या है भाई, ln rt माइनस ln r0 बराबर -k1 और अपर सीमा t माइनस लोअर सीमा 0। अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0। अब इसको लिख सकते हो भाई ln rt, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए या ऐसे लिख लीजिए -ln r0 बराबर -k1 इंटू t। अब भाई ln r0 को उस पक्ष में भेजेंगे तो ये हो जाएगा ln rt बराबर माइनस का k1 इंटू t और प्लस का ln r0। इसका प्रयोग हम ग्राफ खींचने में करेंगे। तो यह रहा प्रथम कोट की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण। क्या कहा हमने, r उत्पाद में बदल रहा है, इसकी दर लिखा, माइनस चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अभिकारक है, -d एक्टिव मास ऑफ r अपॉन dt बराबर k1, और एक्टिव मास ऑफ r की पावर 1 होगा क्योंकि अभिक्रिया प्रथम कोट की है। अब हमने एक्टिव मास ऑफ r को इधर कर लिया तो -d एक्टिव मास ऑफ r अपॉन एक्टिव मास ऑफ r बराबर k1 dt, माइनस को भी उधर भेज दिया, d एक्टिव मास ऑफ r अपॉन dt बराबर -k1 t। समीकरण 1 मान करके समाकलन किया, k1 प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। समीकरण 1 का समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ d एक्टिव मास ऑफ r अपॉन r, और लिमिट d के साथ जो रहता है उसकी लगती है, तो d के साथ एक्टिव मास ऑफ r, और r जो है r0 से rt तक हो रहा है तो r0 से rt। इंटीग्रेशन ऑफ -k0t, समय 0 से t तक जा रही है तो लिमिट 0 से t। अब भाई हमने बताया dx अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है, ln x का मतलब log का बेस ex, तो यहाँ उसी टाइप का है, x की जगह पे एक्टिव मास ऑफ r है तो ln एक्टिव मास ऑफ r लिमिट r0 से rt। -k1 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन x, dy का y और dz का dz, तो dt का t
समाकलन की लिमिट 0 से t। फिर हमने कर दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ln RT माइनस ln R0 बराबर -k1 अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। अब इसी को सॉल्व करके हमने इतना ला दिया। बात समझ गए बच्चों? तो शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए सारे फार्मूले। बायो वाले थोड़ा सा कुछ चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन आप भी समझ जाओगे जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप किया हूं। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप भी इसमें महारत हासिल कर लोगे। मैथ का बेसिक नॉलेज है, आपको भी डॉक्टरी का ज्ञान होते होते मैथ की बेसिक नॉलेज भी होनी जरूरी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है भाई। ठीक है, तो इसको करिए शॉर्ट स्क्रीन। अब इस समीकरण के बारे में मैं ग्राफ बता देता हूं, फिर थोड़ा सा कुछ आगे चर्चा की जाएगी। कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। 80 लिखा हूं, 80 है, टी मानी चाइना भाई, टी। ठीक, चलिए मिटाते हैं। शॉर्ट स्क्रीन कर लिए होंगे। आइए, ग्राफ खींचना भी मैं आपको बताया था, वह समीकरण वही रहने देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं, या मिटा ही देते हैं भाई। चलिए, आप अभी अभी क्या निगमित करके आए हैं? समीकरण यही निगमित करके आए हैं भाई ने। आर एलियन क्या लिखे हैं? एलियन RT बराबर माइनस का K1 इंटू टी। K1 प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, कहीं कहीं केवल K लिखा होगा, परेशान न होइएगा, प्लस R एलियन R0। ग्राफ खींचने के लिए मैं बताया था, आप y बराबर mx प्लस सी से तुलना करते हैं, तो y बराबर mx प्लस सी से जब आप कंपेयर करोगे भाई, तो जब y बराबर mx प्लस सी से आप कंपेयर करोगे, तो जरा हमको बताओ y की जगह क्या है? ln RT है, x की जगह t है, m की जगह -k1 है, c की जगह ln R0 है। यानी y की जगह ln RT, m की जगह k1, x की जगह t और c की जगह ln R0। तो इस तरह से आप बनाओगे। जिस अक्ष पर, x अक्ष पर क्या टाइम दिखाओगे, और y अक्ष पर क्या दिखाओगे भाई? इस पे दिखाओगे ln RT। बात समझ में आई? अब मैं कहा था R0 जो ln R0 है, C वह बिंदु होता है जहां से ग्राफ शुरू होता है, तो ये हो जाएगा ln R0, यानी इंटरसेप्ट है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। अब अगर m की वैल्यू निगेटिव होती है, m का मान -k1 है, m बराबर -k1 है, तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है, अगर प्लस होता है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हम पिछली वीडियो में बताए थे, देख लीजिएगा, तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह होगा, और m बराबर क्या होगा? -k1। बात समझ में आई? तो x अक्ष पर हमने टाइम दिखा दिया, y अक्ष पर ln RT दिखा दिया। ln R0 इंटरसेप्ट है, वहां से ग्राफ शुरू होगा, m का मान निगेटिव है, इस नाते ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। यह y बराबर mx प्लस सी से तुलना करने पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप जान गए। अब एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ, गेस करिएगा। इसको शॉर्ट स्क्रीन पहले कर लीजिए, उसके बाद आगे की कार्यवाही हम शुरू करते हैं, क्योंकि अदालत तो चली रही है, हड़ताल नहीं है, एकदम कार्य जारी है। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करिए। अगर इस समय बता दूं, आप थोड़ा सा सर झुका के पढ़ लेंगे, तो आगामी समय में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। इस नाते जितना ज़्यादा सर झुका के पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सर आपका आगामी समय में ऊपर उठा रहेगा। तो चलिए, अब मैं इसको रफ करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब इसी समीकरण का हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। अच्छा, समीकरण का पोस्टमार्टम, चलो भाई करते हैं।
ln RT बराबर आप पाए हैं -K1T प्लस का ln R0। इस K1T को इधर कर लीजिए, K1 इंटू T इक्वल, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा ln R0 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ln RT। R0 प्रारंभिक सांद्रता, RT T समय पर सांद्रता, K1 इसके लिए वेग स्थिरांक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, और T समय। चलो भैया, अब आप जानते हैं लाग, ये भी लाग है लेकिन बेस ए है, तो ए m माइनस n का फार्मूला क्या होता है, m बटे n, यानी आप इसको लिख सकते हैं K1T इक्वल ln R0 बटे RT। माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, जैसे लाग आप जानते हैं भाई, लाग m माइनस लाग n का फार्मूला होता है लाग m बाई n। बात समझ में आई बच्चों, तो वही हमने कर दिया। ये भी लाग है, केवल बेस e के रिस्पेक्ट में है, तो m बाई n, लाग m की जगह R0, n की जगह RT, तो R0 बटे RT कर दिया। क्लियर। चलिए तो फार्मूला का मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। चलो भाई, अब इस एक और बात आपको बताऊं कि जब लाग बेस e को 10 में बदलते हैं, यानी लाग बेस e को जब 10 में बदलेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए लाग बेस e x है और लाग बेस 10x में बदलेगा, तो 2.303 से आप गुणा कर देंगे। इस बात को आप जानते रहिए। तो अब इसको 10 में बदल देता हूं, तो K1 इंटू T बराबर लाग 2.303 लाग बेस 10 होगा क्योंकि यह बेस e था। अब ये हो जाएगा R0 बटे RT। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.303 को अगर इधर करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो लिख लीजिए लाग बेस 10 R0 बटे RT बराबर K1T बटे क्या हो जाएगा 2.303, या ऐसे T लिख सकते हैं। ये भी रहा इसके लिए समीकरण। अब की बार जब आप ग्राफ खींचोगे भाई, तो इसको मिटा देता हूं। ये फार्मूला आप जान गए होंगे कि E को बेस 10 में बदलेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मिटा के यही ग्राफ बना देते हैं। चलिए, अब की बार बड़ी मजेदार बात है, जब y बराबर mx प्लस सी से तुलना करेंगे इसकी, y बराबर mx प्लस सी नहीं है, ये ओरिजिन पॉइंट से होकर के जाएगा ग्राफ। यहां अब की बार देखो भाई, y बराबर mx प्लस सी से तुलना करोगे तो ये y बराबर mx, क्योंकि c नहीं है, अंतखंड नहीं काट रहा है, तो y की जगह पे लाग बेस 10 R0 बटे RT और m की जगह पे K1 बटे 2.303, x की जगह पे t। तो आप इस पर दिखा लो x अक्ष पर समय, और आप y अक्ष को थोड़ा सा इधर बनाते हैं, इस पे आप दिखा लो लाग बेस 10 R0 बटे RT। यह लाग बेस 10 R0 बटे RT और T के बीच ग्राफ था, वह ln RT और T के बीच ग्राफ था। ठीक, C नहीं है और m का मान पॉजिटिव है, यानी m बराबर अब की बार है K1 बटे 2.303 और C नहीं है
तो यानी मूल बिंदु से होकर के जाएगी और यम का मान धनात्मक है तो ग्राफ नीचे से ऊपर इस तरह से एक रेखा प्राप्त हो जाएगा। सी काटता पॉजिटिव रहता तो इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सी अंतःखंड नहीं है, सी 0 के बराबर है, अंतःखंड काट ही नहीं रहा है क्योंकि यह y बराबर mx टाइप का समीकरण है। इस नाते m बराबर k1/2.303 सी नहीं है तो मूल बिंदु से रेखा जाएगी सीधी, m का मान पॉजिटिव है इस नाते ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। तो यह log बेस 10 R0/RT और t के बीच ग्राफ था। आप समझ गए होंगे। इस तरह से बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक रही आज की। एक बार रिवाइज करिएगा, ज़रूर पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा, फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वैसे बहुत आसान तरीके से, बहुत धीरे धीरे ऐसे बताया हूँ कि बायो वाले बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। फार्मूला भी लिख करके बता दिया हूँ। तो आप बताइएगा कमेंट सेशन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो एक बार फिर से कह रहा हूँ कि उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आज की टॉपिक स्टूडेंट्स हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अर्धआयु के लिए व्यंजक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कल हम आपको बताएंगे। इसको कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। ये भी समीकरण का रूप याद रखिएगा, पिछला भी याद रखिएगा। दोनों कंडीशन में ग्राफ कैसे बनता है और दोनों कंडीशन में यम के मान क्या होते हैं, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि दोनों ग्राफ में फ़र्क होता है। ये समीकरण y बराबर mx टाइप का होता है, वह y बराबर mx प्लस c टाइप का होता है। तो आज प्यारे बच्चों आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। फिर आपसे मिलेंगे इसी तरह से, इसी जज्बे और इसी उत्साह के साथ। केवल आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए वीडियो को लाइक और शेयर करके, और इसी जज्बे, इसी जुनून और इसी उत्साह के साथ मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के अगले दिन आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का धन्यवाद।